हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अनसॉल्व पेपर्स किसका, भौतिक विज्ञान का। ठीक ना। भौतिक विज्ञान में सेट नंबर 2 चल रहा है। 3 वीडियो बन चुकी है सेट नंबर 2 की, और अगर पहला सेट नहीं देखें तो जाकर प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो पड़ चुकी है। ठीक है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में भी जाकर देख लीजिए, सारी सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए MK सर स्टडी चैनल पर आप लोग देख रहे हैं 74 612 763 ये नंबर है जिस पर आप लोग को PDF मिलेगी। ठीक ना। 2020 से लेकर 2025 तक के फिजिक्स केमिस्ट्री, 2022 से 25 तक के बायोलॉजी, और मैथ का भी चाहिए तो मैथ का भी मिलेगा 3 साल का। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 200 रुपये इसका पेमेंट लगता है। सीधी सी बात, नो बकवास। तो यहाँ पर देखिए भौतिक विज्ञान सेट नंबर 1 हो चुका है जिसका कोड JS था। अब हम लोग सेट नंबर 2 कर रहे हैं जिसका कोड JT है। ठीक ना। 346 JT कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप लोग को PDF चाहिए तो PDF ले लीजिए, ताकि आप लोग की टाइम बचेगी। जब टाइम बचेगी ना आप लोगों की, तो आप लोगों की पढ़ाई एक नंबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिए हैं, प्रश्न नंबर 6 पर हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 का ये खंड यह है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। ठीक है, जो पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में ये कैसे प्रयुक्त किया जाता है उसका क्या करना है, कार्यविधि भी, इसका चित्र भी बनाना है और कार्यविधि भी लिखना है। ठीक है, तो ये जो पीएन संधि का एक क्वेश्चन है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी है या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग मार्क लगा कर लिखिएगा कि ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार भी आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मार्क्स एकदम 5 नंबर की ये हमेशा क्वेश्चन बनता है कि जो पीएन संधि डायोड पर या तो अर्ध तरंग का बने या तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का बने। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को फिगर यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये प्राथमिक कुंडली और ये आपकी द्वितीय कुंडली। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पीएन, यही आपका है पीएन संधि। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपको फिगर ये दिख रहा है उसी प्रकार से आपको फिगर बना लेना। ठीक है, जो कि ये जो प्राथमिक कुंडली होती है इस AC धारा और जो द्वितीय कुंडली होती है उसमें DC धारा। ठीक ना, इसमें आउटपुट इसमें इनपुट होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफार्मर और इसमें देखिए इसमें भी आप लोग को इस प्रकार से बनाना है, AC इनपुट और यहाँ पर DC आउटपुट, ये बना लेना आपको। उसके बाद हम लोग कार्यविधि देखेंगे। इस कार्यविधि, जिस AC को दृष्टिकृत करना हो तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। ठीक ना। द्वितीय कुंडली का एक सिरा पीएन संधि डायोड के P क्रिस्टल से जोड़ देते हैं तथा N क्रिस्टल को एक लोड RL द्वारा द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जिस AC को दृष्टिकृत करना होता है उसे क्या करना है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर की इसको प्राथमिक कुंडली से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए N क्रिस्टल को एक लोड RL द्वारा द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। जो RL है, जो N क्रिस्टल है, उसको किससे जोड़ा जाता है, RL द्वारा द्वितीय कुंडली से दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इनपुट वोल्टेज के प्रथम आधे चक्र में जब ट्रांसफार्मर का A सिरा B सिरे के सापेक्ष धनात्मक है तो डायोड अग्र अभिनत होता है, अतः इसमें होकर द्वारा प्रवाहित होती है। इसमें जो धारा होती है, इसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक ना। और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस जो तो RL में धारा C से D की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर RL है, जो यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर जो धारा आ रही है C से, यहाँ से C से D की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, अब आगे देखिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग दूसरे आधे चक्कर में A सिरा B सिरे के सापेक्ष निगेटिव होता है तथा डायोड उत्क्रम अभिनत होता है। इस दशा में RL में धारा शून्य रहती है। इस प्रकार आउटपुट करंट एक दिशा में परंतु
रुक रुक कर बहती है। जो इसमें आउटपुट करंट होता है वो एक दिशा में बहता है, लेकिन वह रुक रुक करके बहता है। ठीक है, एसी के नीचे वाले आधे भाग कट जाते हैं। जो एसी का जो नीचे वाला भाग होता है वो आधा कट जाता है, केवल ऊपर वाले आधे भागों के कारण धारा बहती है। जो ऊपर का जो भाग बचा होता है उसी के कारण क्या होती है, जो धारा होती है बहती है। इस प्रकार संधि डायोड अर्ध तरंगदिष्ट कार्य की तरह कार्य करता है। जो यह तरंग होता है, यह जो संधि डायोड होता है वह अर्ध तरंगदिष्ट कार्य की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से रट लीजिएगा, बढ़िया से एकदम दिमाग में छाप लीजिएगा, ताकि आप अगर पेपर में आ जाए तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। ठीक है, इसको आप लोग नोट बना करके लिख लीजिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेकर बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का अथवा है, एक अल्फा कण V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर एक नाभिक यानी कि परमाणु क्रमांक Z दिया है से टकराता है। यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी r हो तो सिद्ध कीजिए कि r इक्वल टू 14.4 Z/V एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से हम इसको सॉल्व किए हैं और इसको सिद्ध भी किए हैं। ठीक है, कि r इक्वल टू 14.4 Z/V एंगस्ट्रॉम कैसे आया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, r इक्वल टू 14.4 Z/V और एंगस्ट्रॉम में। ठीक ना, अब देखिए हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि r इक्वल टू जो आपका फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू में 2Ze इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपान में k। ठीक है, इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अल्फा कण के लिए, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा जब हम लोग निकालते हैं तो k इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन V। अब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया, तो देखिए यहाँ पर k इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट दिया है, तो ई जो अल्फा कण है, अल्फा कण पर जो आवेश होता है, यहाँ पर देखिए लिखे हैं कि अल्फा कण पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन न लिख करके हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो अल्फा कण पर आवेश होता है 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए k का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो k का जो मान आया है आपका k इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर r इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4πε0 और ये 2Ze का स्क्वायर, और यहाँ पर जो आपका k का मान है 2 इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि 1/4πε0 का मान जो होता है ये होता है 9 × 10 के पावर में 9। ठीक है, ये आपका मान होता है इतना। ठीक ना, 1/4πε0 अगर कहीं लिखा है तो इसके जगह पर आप ये लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका इतना मान होता ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पर, पूरे के जगह पर ये 9 × 10 के पावर में 9 लिख लेंगे, गुणे में 2Ze का स्क्वायर यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, और ये बटे में 2 इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और E से एगो E कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1 E बचेगा। ठीक है, तो 1 E से 1 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन का हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 होता है। ठीक ना, यानी कि 1.6 × 10 के पावर -19 होता है। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 के पावर -19। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9 इंटू में Z इंटू में 1.6 × 10 के पावर -19 और बटे में भी आ गया वोल्ट। ठीक ना, आगे चले, मतलब हम देखिए बहुत ही इजी तरीके से बता रहे हैं, जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे समझा रहे हैं। तो R इक्वल टू आपका आ जाएगा 14.4 × 10 के पावर में -10 और बटे ये देखिए Z/में Z इंटू में ये Z नहीं है। ठीक ना, यहाँ पर Z है और यहाँ पर V है। अब ये कैसे आया है, रुकिए अभी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर गुणा भाग करेंगे, जब ये R इक्वल टू क्या था, R इक्वल टू आपका था 9 × 1.6 था ना, यानी कि यहाँ पर देखिए 9 × ये 10 के पावर 1 था 9 और गुणे में 1.6 × 10 के पावर क्या था, 10 के पावर -19 था, और यहाँ पर क्या बचा था आपका, इंटू में Z बचा था। ठीक ना, और बटे में V बचा था V। अब देखिए ये 9 और 1 गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 1.6 16 9 144 होता है, तो 144
और यहाँ पर 4, एक अंक पर दशमलव तो एक अंक पर दशमलव, तो 14.4 हो गया। और गुणे में अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 9 है, ठीक ना, और ये 10 की पावर -19 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटेगा तो 19 में से 9 घटेगा तो 10 की पावर कितना बचेगा, -10 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर जेड बचेगा, तो ये r इक्वल टू इतना बचा। अब बटे में आपका जो v बचा है, तो यहाँ पर देखिए r इक्वल टू 14.4 गुणे 10 की पावर -10 और इंटू में जेड अपान में v, ये नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं चूंकि 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर, ठीक ना। क्या होता है, 1 एंगस्ट्राम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। तो 10 की पावर, यहाँ पर 10 की पावर -10 है, 10 मीटर है ना, ये 10 की पावर -10 मीटर, तो इसके जगह पर हम लोग 1 एंगस्ट्राम यानी कि एंगस्ट्राम का चिन्ह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 14.4 जेड अपान में v, 10 की पावर -10, ये मीटर में है तो इसको हम लोग एंगस्ट्राम में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर एंगस्ट्राम में आ जाएगा। मान तो r इक्वल टू 14.4 जेड अपान में v और इंटू में ये एंगस्ट्राम में आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड, यहाँ पर लिख देंगे, ये प्रूव हुआ, ठीक ना, मतलब यहाँ पर लिख देंगे ये सिद्ध हो गया, ठीक है। जो सिद्ध करना था वो आपका सिद्ध हो गया। अब देखिए हम लोग प्रश्न नंबर उत्तर संख्या आते हैं 7 पर। कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। इसके क्या करना है, नियम लिखना है। नियम लिखिए, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण जो आपका ½ mv² इक्वल टू h अपान में ये क्या है, v अपान में v नॉट की स्थापना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। कह रहा है कि जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन जो होता है उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो इसके नियम का उल्लेख देखिए हम लोग कैसे करते हैं। पहली पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। जो इसमें आपतित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर जो होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरी पॉइंट लिखिएगा, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। जो आपका जो फोटो इलेक्ट्रॉन होता है वो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरी पॉइंट लिखिएगा यहाँ पर, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है, ठीक है। जो आपकी फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वह आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति होती है उसके बढ़ने पर वो भी क्या करती है, बढ़ती है, ठीक है। आगे समझ में यहाँ पर समझ में आया। आगे चले हम लोग, बस ये क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ना है, नोट बनाना है, लिखना है, याद करना है, ठीक है। सिद्ध तो अभी बाकी है सिद्ध करना, जो सिद्ध करना वो अभी हम लोग करेंगे। फोर्थ पॉइंट है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान यानी कि अर्थात देहली आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। न्यूनतम आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। जो न्यूनतम आवृत्ति होती है वो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए, अलग अलग धातुओं के लिए वह अलग अलग होती है, ठीक ना। क्या, जो आवृत्ति होती है, ठीक है। धातु की सतह पर प्रकाश पड़ते ही तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात दोनों के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती है, ठीक ना, यानी कि कोई समय पश्चता नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए सिद्ध करना है हम लोग को, क्या सिद्ध करना है, 1/2 mv² इक्वल टू h, ये कोष्टक में न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक ना, न्यू है इसको बोलते हैं न्यू, ठीक ना। वी मत पढ़िएगा, गलती से वहां पर वी हम पढ़ दिए थे, तो यहाँ पर ये क्या है, न्यू है, माइनस में न्यू नॉट यानी कि आवृत्ति नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माना उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों
की अधिकतम गतिज ऊर्जा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डी इंटू में ई के, ठीक ना। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के है, ये इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा के लिए हम लोग ई के, काइनेटिक एनर्जी ई के लगाते हैं, ठीक ना। अधिकतम डी इंटू ई के है, ठीक है ना। तो ई के इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस डब्लू, एच न्यू माइनस डब्लू होता है, ठीक है। क्या होता है ये फार्मूला, ई के इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्लू, और ये समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 से हम लोग चलेंगे, जो कि एक बार न्यू के लिए और एक बार न्यू नॉट के लिए। तो यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इंटू में न्यू नॉट, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। डब्ल्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब डब्ल्यू का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, तो ये वाला जो एच न्यू नॉट है यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई के इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर एच जो है कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो ये बचेगा कोष्टक में न्यू माइनस न्यू नॉट, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। माना उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग जो है वी मैक्स है, ठीक है। अधिकतम अगर वेग निकालना होता है तो हम लोग वी मैक्स लिखते हैं, और न्यूनतम मान निकालना होता है तो क्या लिखते हैं, वी मिनिमा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वी मैक्स हो जाएगा, और ई के इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, तो एम वी मैक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ई के इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 4, ठीक है। समीकरण 3 व 4 से अब लोग हम चलेंगे, जो कि ई के इक्वल टू यहाँ पर भी है और ई के इक्वल टू यहाँ पर भी है, तो दोनों का बराबर हो गया, तो इसके बराबर ये लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हो गया। अब यहाँ पर देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, जो आपको प्रूव्ड करना था ये आपको प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इति सिद्धम यहाँ पर लिख देंगे, या फिर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हम लोग आते हैं प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 7 के अथवा पर। दो समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी, जिनकी क्या दिया है, पारस्परिक दूरी कितना दिया है, 0.06 मीटर है, समान धारा एक ही दिशा में बह रही है, ठीक ना। कह रहा है कि उसी प्रकार समान धारा एक ही दिशा में बह रही है, दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षी बल 3 × 10⁻³ न्यूटन है, ठीक ना। जो आकर्षी बल है कितना है, 3 × 10⁻³ न्यूटन का है, ठीक है। प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको आई का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर इक्वल टू कितना दिया है, यहाँ पर दूरी दिया है 0.06 मीटर है, क्या है, दोनों तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी, ठीक ना, इतना दिया है। I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू आई, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि समान धारा एक ही दिशा में बह रही है, यानी कि दोनों समांतर तारों में दोनों जो धारा है वो समान है, तो I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा, और इन दोनों के बराबर क्या हो जाएगा, आपका I हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक बराबर हैं, ठीक ना। यानी कि ये 2 एम्पियर की धारा है, ये भी 2 एम्पियर की धारा रहेगी, ठीक है। जब दोनों 2 एम्पियर की धारा है तो I इक्वल टू 2 मानने में क्या आ जाता है, ठीक, तो हम लोग को I निकालना ही है। तो L इक्वल टू 1 मीटर यहाँ पर दिया है, ठीक है, 1 मीटर। और देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर मध्य प्रति मीटर लंबाई पर, दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई, प्रति मीटर लंबाई का मतलब 1 मीटर प्रति मीटर, ठीक ना, पर लगने वाला आकर्षक बल जो यहाँ पर F इक्वल टू दिया है 3 × 10⁻³ न्यूटन का ये बल दिया, और हमें निकालना क्या है, बहने वाली जो धारा है उसका मान निकालना, आई का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए यहाँ पर देखिए F इक्वल टू आपका फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये सूत्र है, ठीक ना, ये सूत्र है, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा F इक्वल टू म्यू नॉट, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू नॉट अपान में 4 पाई, और यहाँ पर 2I1 इंटू में I2 और इंटू में L अपान में R, ठीक ना, ये फार्मूला होता है 2I1 इंटू I2 इंटू L अपान में R। तो यहाँ पर सभी का मान कुछ नहीं करना है, सभी का मान रखना। तो F का मान देखिए यहाँ पर 3 × 10⁻³ रख दीजिए, और यहाँ पर म्यू नॉट अपन में 4 पाई का जो मान होता है आपका इतना होता है 10⁻⁷ होता है, ठीक ना। म्यू नॉट अपन में 4 पाई का मान 10⁻⁷ होता है, और यहाँ पर 2 है इंटू में 2 गुणे में आई इंटू में आई
ठीक ना। यानी कि I1 और I1 क्या है, I1 और I2 बराबर है, तो I1 यानी कि I और I2 भी I, ठीक है। तो I इंटू I, और L का मान जो है 1 मीटर है तो 1 रख दीजिए। R का मान यहाँ पर दिया है 0.06 मीटर, तो यहाँ पर 0.06 लिख दीजिए, ठीक है। मान रख लिए। यहाँ पर जब I गुणा करेगा तो I स्क्वायर हो जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही होगा, और ये आगे चला जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर 7 हो जाएगा, -7, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, बस इधर उधर इसको इधर कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इधर, ये इधर भाग कर रहा है तो इधर क्या गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 गुणे 10 की पावर -3 गुणे 0.06 इक्वल टू 2 गुणे 10 की पावर -7 गुणे में I स्क्वायर, ये I स्क्वायर बचा है, ठीक ना। अब इसको हम लोग इधर करेंगे, ठीक है। तो I स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर -3 गुणे 6.06, और बटे में आपका जो ये आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -7। अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखिए 1 2 अंक पर दशमलव, 2 अंक पर दशमलव को हटाएंगे तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएगा नीचे, ठीक ना। तो 100 से गुणा हो जाएगा, तो 100 से गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 से काट लीजिए, 2 तिहाई 6, 3 आ जाएगा ऊपर और नीचे 100। यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, 3 तरीके 9 गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, और 10 गुणे 10 के पावर -3 बचा है, और गुणे में ये 10 के पावर जो -7 है नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। ये 10 की पावर -2 है, अरे +2 हो जाए, और ऊपर जाएगा तो -2 हो जाए, 10 के पावर -2 हो गया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 10 के पावर -5 हो गया, ठीक है। यानी कि ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 10 के पावर -5 हो जाएगा, और ये 7 है तो ये घटेगा इसमें से, -5 7 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 के पावर 2 बचेगा, ठीक है। ये तो आपको घटाना जोड़ना आता है ना पावर वाला, तो यहाँ पर उसी प्रकार से 9 गुणे 10 के पावर 2 बचेगा। तो I स्क्वायर है, अब I स्क्वायर है तो I को हम लोग चेंज करें तो स्क्वायर जब इधर आता है तो रूट हो जाता है, ठीक है ना। तो I इक्वल टू हो जाएगा रूट में 9 गुणे 10 के पावर, अरे 9 गुणे 100 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, तो रूट में क्या हो जाएगा 9 गुणे 100, यानी कि 100 को बाहर करेंगे 9 को बाहर करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 10 गुणे, ठीक है। यानी कि हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 100 को लिख सकते हैं 9 10 गुणे 10। तो यहाँ पर एगो 3 और एगो 10 बाहर आएगा तो ये कितना आ जाएगा, 30 आएगा। तो I इक्वल टू +-30, या फिर ये देखिए जो धारा होती है हमेशा प्लस में होती है, ठीक ना, धारा कभी निगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पर I इक्वल टू 30 एम्पियर आपका आंसर आएगा, ठीक ना। I इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्लस में लिखेंगे। धारा किसमें होती है, हमेशा प्लस में होती है, आप लोग जान लीजिए, धारा कभी निगेटिव नहीं होती है। आगे चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आपका प्रश्नोत्तर संख्या 8 है, कह रहा है कि यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश का उपयोग करने पर पट्टे के एक बिंदु पर जहां दो तरंगों के बीच पथांतर लैम्ब्डा है, प्रकाश की तीव्रता के इकाई है, पट्टे के उस बिंदु प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पथांतर λ/3 है, ठीक है। तो इसमें उसकी इकाई पूछिए जहां पथांतर λ/3 है। तो सूत्र से हम लोग चलेंगे, जो परिणामी तीव्रता का सूत्र होता है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ये 2 और रूट में I1 इंटू I2 इंटू कास फाई, ये समीकरण नंबर 1 मानेंगे हम लोग। अब देखिए पथांतर जो यहाँ पर कहा गया है कि जो लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश का उपयोग करने पर पट्टे के एक बिंदु पर जहां दो तरंगों के बीच पथांतर लैम्ब्डा है, प्रकाश की तीव्रता की इकाई है, पट्टे के उस बिंदु प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पर जो पथांतर λ/3 होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मानना पड़ेगा, आपको मानना क्या पड़ेगा कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, ठीक ना। जो I1 है और I2 है ये क्या है आपका I0 है, ठीक है। अब देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I0 प्लस में I0, और क्योंकि जो I1 है यहाँ पर जो I1 है वो भी I0 है और जो I2 है वो भी I0 है, तो I0 प्लस I0 बचेगा 2, तो 2 और रूट में I0, क्योंकि I1 I2 यहाँ पर भी है तो उसका मान यहाँ पर भी रखेंगे, तो I0 इंटू में I0, और ये बाहर क्या है कास फाई है। अब ये क्या हो जाएगा I0 ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर I0 आपस में जुड़ जाएंगे तो 2I0 हो जाएगा, ठीक है। 2I0 प्लस 2 और रूट में I0 का स्क्वायर इंटू कास फाई। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा
क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक ना, कि जब कोई चीज़ डबल होती है रूट में तो एक बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2i0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2i0 प्लस 2i0 और कास फाई। अब 2i0 जो है कॉमन लेंगे हम लोग, देखिए 2i0 कॉमन ले लिए, प्लस में 1 प्लस कास फाई बच गया। अब देखिए कास 2x का जो फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, या फिर आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है, ठीक है, ये भी होता है। अब उसी हिसाब से हम लोग जब मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फार्मूला, 2i0 ये 1 प्लस 2 ये कास फाई का कास 2x का जो फार्मूला तो वहीं पर हम लोग रख लें, ठीक है। तो ये कास फाई वाला इक्वल टू हो जाएगा 2 कास स्क्वायर फाई अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर कास 2x था तो हम लोग को आधा का निकालना है, 2x का नहीं निकालना, मान लीजिए x का निकालना है। तो यहाँ पर जब x का निकालेंगे तो अपॉन में 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 कास स्क्वायर फाई अपॉन में 2 और माइनस 1, ठीक है। तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जब ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे तब ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या आपका 2i0 इंटू में 2 कास स्क्वायर फाई अपॉन में 2, ये बचा। अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 4i0 कास स्क्वायर फाई अपॉन में 2, समीकरण नंबर इसको आप लोग मानेंगे 1, ठीक है। 1 मानिए चाहे 2 मान लीजिए, क्योंकि 1 माने थे। प्रश्नानुसार जब पथांतर, यहाँ पर कहा गया है जब पथांतर लैम्डा होता है तब कलांतर क्या होता है, फाई इक्वल टू आपका 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू में लैम्डा, यानी कि लैम्डा लैम्डा कट जाएगा। अरे यहाँ पर देखिए जब जो पथांतर होता है जब लैम्डा होगा, ठीक है, जब लैम्डा होगा तब जो उसका कलांतर होगा वह फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू में लैम्डा, और अपान में ये लैम्डा होता है 2 पाई अपन लैम्डा होता है, और यहाँ पर जब लैम्डा होगा तो ये गुणा लैम्डा करेगा, तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, बचेगा 2 पाई, ठीक ना। तो फाई इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लाकर छोड़िएगा, ठीक है, प्रश्नानुसार छोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे पेज पर, नेक्स्ट पेज पर। तो समीकरण देखिए, समीकरण 1 से, तो समीकरण अभी 1 जो माने थे आपका i इक्वल टू होता है 4i0 कास स्क्वायर 2 पाई अपन में 2, यहाँ पर फाई का मान रख दिए हैं, ठीक ना। फाई का मान 2 पाई आया था तो यहाँ पर 2 पाई अपन में 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4i0 कास स्क्वायर पाई हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 4i0 इंटू में ये कास स्क्वायर पाई जब मान रखेंगे तो इसका पाई का मान होता है 180, ठीक ना। 180 का मतलब है कि -1 आएगा इसका मान, तो -1 का और स्क्वायर कर देंगे, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, तो इसमें गुणा करेगा तो 4i0 ही बचेगा, ठीक ना। तो i इक्वल टू आपका आएगा 4i0, तो ये k का मान आ गया, ठीक है, यानी कि k प्रकाश की तीव्रता थी, जो प्रकाश की तीव्रता कितनी थी, k इकाई थी, जो k इकाई थी वो मान आया ये k इक्वल टू 4i0 आ गया, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए i डॉट निकालेंगे, i डैश निकालेंगे, तो i डैश देखिए जब पथांतर लैम्डा अपान 3 होगा, यहाँ पर एक बार कहा है कि जहां पथांतर लैम्डा अपान 3 प्रश्न में, ठीक ना, जब पथांतर लैम्डा अपान 3 है तब कलांतर क्या होगा, तो कलांतर यहाँ पर जो 2 पाई अपन लैम्डा था, यहाँ पर लैम्डा अपान 3 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जब लैम्डा था तो लैम्डा रखे थे, अब लैम्डा अपान 3 है तो लैम्डा अपान 3 रखेंगे, तो फाई इक्वल टू 2 पाई अपन में लैम्डा इंटू में लैम्डा अपान 3, तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा तो बचेगा 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो फाई इक्वल टू 2 पाई अपान में 3 ये आपका आएगा कब, जब लैम्डा अपान 3 होगा, जब पथांतर क्या होगा लैम्डा अपान में 3 होगा तब ये आएगा, ठीक है। समीकरण 1 से हम लोग फिर चलेंगे, तो यहाँ पर आई डैश लिखेंगे, तो आई डैश इक्वल टू 4i0 का कास स्क्वायर 2 पाई अपान में 3, यहाँ पर फाई का जब मान रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 में ही फाई का मान रखेंगे, ठीक ना। तो समीकरण 1 में क्या है 4i0 है और कास स्क्वायर फाई अपान में 2 है समीकरण 1, तो वहीं पर जो फाई है तो फाई का मान यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर आया आपका 2 पाई अपान में 3 आया, तो यही वाला मान रखेंगे 2 पाई अपान में 3। अब देखिए यहाँ पर 4i0 कास स्क्वायर 2 पाई अपान में 3, और यहाँ पर क्या करेंगे 1/2, यहाँ पर देखिए 3/2 है, ठीक ना। 3/2 क्यों है, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर फाई इक्वल टू 2 पाई पहले था, यहाँ पर 2 पाई है ना समीकरण में, तो यहाँ पर जब यहाँ पर 2 पाई है तो 2 पाई का जब मान रखेंगे यहाँ पर 3/2, तो इसका यहाँ पर देखिए 2 जो है ऊपर जाएगा, ठीक है, 2 क्या है ऊपर जाएगा,
तो यहाँ पर 1/2 इसको लिख सकते हैं, गुणे में 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, या आप डायरेक्ट भी यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 2 पाई से 2, ठीक ना, 2 से 2 कैंसिल यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आई डैश इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर पाई/3 अब इक्वल टू यहाँ पर देखिए पाई/3 का मतलब होता है 180/3, 180 3 से भाग देंगे 180 में तो 60 आएगा, तो 60 का 60 अंश का मान होता है आपका, का 60 डिग्री का मान होता है पाई/3, ठीक ना, यानी कि इसका मान हो जाएगा आपका 1/2 आएगा, ठीक ना। का 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 का हो जाएगा 1/4, तो यहाँ पर आई डैश इक्वल टू 4I0 इंटू में 1/4 से 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, ठीक ना, यहाँ पर हम लोग कैंसिल भी इसको कर सकते हैं। अब देखिए समीकरण 2 से हम लोग चलेंगे, आई डैश इक्वल टू के इंटू में I4, ये जो 4I0 है ये किसका मान है, के का मान है, तो यहाँ पर के रख दीजिए, ठीक ना। जब हम लोग के रखेंगे समीकरण 2 में, यहाँ पर ऊपर जो माने थे कि के इक्वल टू 4I0, तो यहाँ पर के रख दीजिए, ठीक है। तो के इक्वल इंटू में 1/4, अब देखिए आई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डैश इक्वल टू के अपान में 4 हो जाएगा, यही प्रकाश की तीव्रता होगी, ठीक है। तो जो प्रकाश की तीव्रता होगी क्या होगी, के अपान में 4 होगी, आई डैश इक्वल टू के अपान में 4 होगी, ठीक ना। इसको आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा, उतार लीजिएगा कॉपी पर। अब देखिए आता है प्रश्न नंबर आपका 8 का, अथवा एक पतली झिर्री द्वारा एक वर्णी प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक पतली झिर्री से प्रकाश का विवर्तन, ठीक ना, हेडिंग लगाइएगा, एक पतली झिर्री से प्रकाश का विवर्तन। तो यहाँ पर देखिए माना जो एस प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर एक उत्तल लेंस L1 रखा है जिसके फोकस पर प्रकाश स्रोत, इसका देखिए अभी फिगर नहीं बना है, फिगर हो सकता है तो आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक ना, फिगर आप लोग देख लीजिएगा और फिगर आप लोग बना लीजिएगा देख करके, ठीक है। इसका फिगर मैं बना नहीं पाया हूं और फिगर आप लोगों को ऊपर मैं दिखा दूंगा, ऊपर से आप लोग फिगर बना लीजिएगा, ठीक ना। तो माना एस प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर एक उत्तल लेंस L1 रखा है जिसके फोकस पर प्रकाश स्रोत स्थित है, अतः इससे चलने वाली प्रकाश किरणें L1 लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तथा अवरोध या द्वारक AB से गुजरती हुई द्वितीयक उत्तल लेंस L2 पर आपतित होती हैं। यह लेंस इन प्रकाश किरणों को अपने मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस P0 पर फोकसित कर देता है तथा इसी प्रकार पर्दा YY डैश रखा है, अतः P0 पर उच्च तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होता है क्योंकि P0 पर A तथा B द्वारा पहुंची प्रकाश तरंगों का पथांतर शून्य होता है। इसे ही केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। जहां पर पथांतर आपका शून्य होगा वही आपका क्या होगा, उच्चिष्ट हो, केंद्रीय उच्चिष्ट होगा, ठीक है। अब देखिए माना P0 से x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, माना लेंस L2 की पर्दे Y से Y डैश की दूरी f है तथा द्वारक AB से पर्दे की दूरी d है। माना P पर दो प्रकाश किरणें AP तथा BP आपतित हो रही हैं, अतः P पर प्रकाश की तीव्रता दोनों तरंगों के पथांतर पर निर्भर करती है। A से BP पर लंब डाला जो BP को G पर काटता है, ठीक है। क्या काटता है, जो B पर A से BP पर लंब डाला जो BP को G पर काटता है। अगर ये देखिए यहाँ पर अगर मैं फिगर बनाया होता ना तो बढ़िया से आपको समझा देता, लेकिन फिगर बन नहीं पाया है तो फिगर आप लोग ऊपर देख लीजिएगा, फिगर मैं डाल दूंगा, ठीक है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग को नोट्स बस दे रहा हूँ इसका। इस क्वेश्चन को मैं बढ़िया समझा नहीं पाया, इसके लिए सॉरी। समकोण यहाँ पर देखिए आप लोग इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, समकोण AGB में, तो यहाँ पर जो समकोण है आपका जो त्रिभुज AGB है उसमें हम लोग चलेंगे साइन थीटा से। साइन थीटा होता है लंब अपान कर्ण, ठीक ना, यानी कि P। तो यहाँ पर लंब अपान कर्ण होता है तो थीटा G इक्वल टू क्या AB साइन थीटा या इक्वल टू E साइन थीटा। पथांतर क्या हो जाएगा इसका, E साइन थीटा हो जाएगा, ठीक ना। जो पथांतर होगा इसका क्या हो जाएगा, E साइन थीटा। समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निम्निष्ट के लिए
यदि पथांतर लैम्डा है, समीकरण 1 से चलेंगे तो ई साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, तो साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा अपान ई हो जाएगा यहाँ पर। यदि थीटा सूक्ष्म हो तो साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा अपान ई आया है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा अपान ई आया। अब देखिए यदि पथांतर लैम्डा हो तो पी पर प्रथम निम्निष्ठ बनता है, जो पी है उस पर क्या होता है आपका प्रथम निम्निष्ठ बनता है। तो ये देखिए कोण ए ओ के मध्य तरंग तथा ओबी के मध्य की तरंगे पी पर लैम्डा अपान 2 पथांतर से मिलती है तथा एक दूसरे को निरस्त कर देती है। क्या कर देती है, एक दूसरे को निरस्त कर देती है। अतः निम्निष्ठ प्राप्त होता है यदि पथांतर 2 लैम्डा समीकरण 1 से, ठीक ना। यदि पथांतर कितना हो, 2 लैम्डा हो, तब देखिए जब पथांतर 2 लैम्डा होगा तो ई साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, 2 लैम्डा लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा अपान में ई हो जाएगा। यदि थीटा सूक्ष्म हो तो थीटा इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 2 लैम्डा अपान में ई निकल के आएगा। यही करते आना है, ठीक ना। जब यहां से आप लोग कर दिए, यदि थीटा सूक्ष्म हो तब थीटा इक्वल टू लैम्डा अपान ई आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा, थीटा इक्वल टू आपका साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा ई। तो यहाँ पर जब थीटा को सूक्ष्म करेंगे तो थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा अपान में ई आएगा, ठीक है। यह द्वितीयक निम्निष्ठ प्राप्त होगा एम वा निम्निष्ठ हेतु पथांतर एम लैम्डा, ठीक है। तो ई साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम लैम्डा अपान में ई क्या हो जाएगा, भाग इधर हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू आपका एम लैम्डा अपान में ई हो जाएगा। ये समीकरण 2 है, जहां m इक्वल टू +-1 +-2 +-3 होता है, डॉट कुछ भी हो सकता है संख्या में, ठीक है। आगे चले, ये बहुत ही बड़ा था। तो ये देखिए अब उच्चिष्टों के लिए, देखिए उच्चिष्टों के लिए क्या है, यदि पथांतर 3 लैम्डा अपान में 2 तो समीकरण 1 से तो ई साइन थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा 2 ले लेंगे यहाँ पर, जैसे सब में ले रहे थे उसमें इसमें भी वही थे। तो यदि थीटा सूक्ष्म हो तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा अपान में 2 ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, ई आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 लैम्डा अपान में 2 ई हो जाएगा। यह प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट होगा, ठीक ना। ये क्या होगा, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट होगा। यदि पथांतर 5 लैम्डा अपान 2, जो 5 लैम्डा अपान 2 होगा जब पथांतर, तो क्या हो जाएगा, तो ई साइन थीटा इक्वल टू 5 लैम्डा अपान में 2 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 5 लैम्डा अपान में 2 ई होगा, ठीक है। यदि थीटा सूक्ष्म हो तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 5 लैम्डा अपान में 2 ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2 ई हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू 5 लैम्डा अपान में 2 ई, यह द्वितीयक उच्चिष्ट होगा, ठीक ना। जैसे वह प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट था उसी प्रकार से द्वितीयक उच्चिष्ट होगा, ठीक है। एमवा उच्चिष्ट के लिए अब हम लोग लेंगे पथांतर कितना, 2m+1 लैम्डा अपान 2, ठीक है। एमवा उच्चिष्ट के लिए पथांतर 2m+1 लैम्डा अपान 2, तो समीकरण 1 से ई साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 2m+1 लैम्डा अपान में 2, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2m+1 अपान में 2 ई हो जाएगा, क्योंकि ई जो है इधर आएगा। तो यदि थीटा सूक्ष्म हो तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m+1 लैम्डा अपान में 2 ई, ठीक ना। तो थीटा इक्वल टू आपका क्या निकल के आएगा, 2m+1 रूट में ये कोष्ठक में, तो लैम्डा अपान में 2 ई, ठीक ना। बाहर क्या है, लैम्डा अपान में 2 ई, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बड़ा ये क्वेश्चन था, इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी ये करना पड़ रहा है, ठीक है, हल करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है। अब देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ स्थित प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी ही केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई होगी। माना केंद्रीय उच्चिष्ट P0 से एक तरफ स्थित निम्निष्ठ P की दूरी x है। निम्निष्ठ के लिए यहाँ पर देखिए निम्निष्ठ के लिए पथांतर लैम्डा, ई साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपान ई, ये समीकरण 4 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ स्थित प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी ही केंद्रीय उच्चिष्ट ही चौड़ाई होगी। माना केंद्रीय उच्चिष्ट P0 से, ठीक ना। तो यहाँ पर जो केंद्रीय उच्चिष्ट ये P0 है, ठीक ना। इस P0 से चलेंगे तो यहाँ पर देखिए एक तरफ स्थित निम्निष्ठ P की दूरी x है, तो यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितना निम्निष्ठ माना गया है, x माना गया है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, d है, ठीक। यहाँ से b और यहाँ से P0 की दूरी कितनी है, d है। और यहाँ से लेंस है, जो लेंस से P0 की दूरी है ये f है, ठीक ना, फोकस यानी कि f है।
ये क्या है L2 यानी कि लेंस जो आपका दूसरा लेंस है। ठीक, समकोण, अब देखिए यहाँ पर समकोण जो है त्रिभुज OP-P0 से, तो यहाँ पर आप समझा देंगे क्योंकि यहाँ पर हम फिगर बनाए हैं। देखिए OP-P0 यहाँ पर क्या लेंगे, त्रिभुज हम लोग OP-P0 लेंगे, तो OP-P0 से लेंगे तो यहाँ पर क्या बनता है आपका, ये देखिए ऐसे बन रहा है। ठीक है, ऐसे बन रहा है ना, तो ये tan इक्वल टू क्या, tan बराबर जब हम लेते हैं tan साइन कॉस tan, यानी कि लाल बटे कक्का से जब हम लोग निकालेंगे लाल बटे कक्का से, तो क्या हो जाएगा, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार होगा। ठीक ना, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर लंब तो आपका ये हो जाएगा, लंब क्या होगा इसका, ये क्या है, लंब बटा आधार ना, तो ये आपका देखिए ये आधार हो गया, ये क्या है आपका आधार हो गया, और ये जो आपका है लंब हो गया। ठीक है, तो P-P0 लंब बटा आधार, ये आधार, ये आपका क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो यहाँ पर सबसे लंबी भुजा कर्ण है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए P-P0 और ये आधार OP-0। ठीक है, इसकी जो दूरी दी गई है देखिए, इसकी दूरी x है, तो यहाँ पर x, और यहाँ पर इसकी दूरी है कितनी है, तो d है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, d दी गई है, तो d हो जाएगा। ठीक है, माना लेंस द्वारक AB के समीप स्थित है, जो द्वारक जो है इसका AB जो है इसके AB के समीप स्थित है, अतः F इक्वल टू हम लोग D मान सकते हैं। ठीक ना, F इक्वल टू D मान सकते हैं, तो यहाँ पर D के जगह पर आप लोग F भी लिख सकते हो। tan थीटा इक्वल टू x अपान D, ये आपका क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 5 आ जाएगा। यदि D जो है सूक्ष्म हो तब, यानी यदि थीटा जो है सूक्ष्म हो, तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 आपका ये साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा अपान ई है, और समीकरण 5 आपका जो है ये है, अब यहाँ पर x अपान डी है। ठीक ना, तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये दोनों क्या है, सब बराबर है, तो ये x अपान डी और लैम्डा अपान ई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लैम्डा अपान ई इक्वल टू एक्स अपान डी। अब x इक्वल टू निकालेंगे तो d इधर जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, d लैम्डा अपान में e, तो d लैम्डा इंटू अपान में e हो जाएगा। ठीक ना, d लैम्डा अपान में e हो जाएगा। अतः केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई 2x इक्वल टू 2 लैम्डा इंटू डी अपान में e होगा। क्यों, क्योंकि जब इसको x माने तो यहाँ पर लैम्डा डी अपान 2 है, और 2x लेंगे तो यहाँ पर 2 लैम्डा डी अपान में e हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रेखीय चौड़ाई हो जाएगा, किसका, केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई। तो बहुत ही बड़ा ये क्वेश्चन था। ठीक ना, तो इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया था 5 नंबर में, बुझा रहा था कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया है, कुछ नहीं था, बहुत आसान था। लेकिन 2 क्वेश्चन इसमें और बचे, 2 क्वेश्चन जो बचे देखिए, प्रश्न उत्तर संख्या 9 है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए, इस मॉडल की कमियों को बोहर मॉडल ने कैसे दूर किया। देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं, जिसे रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। इसके अनुसार देखिए पहली पॉइंट है, प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर, इसको छोड़कर इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, तथा समस्त धन आवेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। नाभिक किसे कहते हैं, प्रत्येक परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए जो धनात्मक होते हैं, ठीक ना, धनावेश होता है, उस परमाणु के केंद्र में 10⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है। ठीक ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, दूसरी पॉइंट है, नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर कोटि की त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश नाभिक में धनावेश के बराबर होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, उसमें जो नाभिक में धनावेश होता है, इसका दोनों का जो ऋण आवेश होता है और जो धनावेश होता है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, यह तीसरी पॉइंट है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वित्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल
इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थित वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक ना, ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, विभिन्न वृत्तीय कक्षों में क्या करते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो स्थित वैद्युत आकर्षण बल है वही उसमें क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, कमियां देखिए, कमियां इस कमियां कहिए चाहे सीमाएं कहिए, तो कमियां क्या है, इस मॉडल के आधार पर रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक ना, इस मॉडल के आधार पर रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। दूसरी, नाभिक के चारों असीमित वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, नाभिक के चारों ओर असीमित वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमता है, उसका वेग क्या है, उसकी स्थिति क्या है आदि की जानकारी इस मॉडल से प्राप्त नहीं हो सकी। ठीक ना, इस मॉडल से क्या जानकारी नहीं प्राप्त होगी, जो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमता है, उसका वेग क्या है, उसकी स्थिति क्या है, इसकी जानकारी इस मॉडल से नहीं मिल पाई। यही इस मॉडल की कमी थी। ठीक है, तो वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो चुकी है और प्रश्न नंबर संख्या 9 का अथवा ये लास्ट है इसमें का, नाभिकों का वर्गीकरण कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण देते हुए विशेषताएं लिखें। तो यहाँ पर आपको जो ये नाभिक विशेषता, ये नाभिकों का वर्गीकरण कर रहा हूँ, ये पहले भी हो चुका है। ठीक है, तो नाभिकों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से, समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, ये तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समस्थानिक, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक समान होने से आवर्त सारणी में इनका स्थान समान होता है। ठीक है, जैसे देखिए इनका जो है परमाणु क्रमांक है, इनका जो परमाणु क्रमांक होगा समान। समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है और जो भार होता है उनका भिन्न भिन्न होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 1H1 1H2 1H3, नीचे जो है परमाणु क्रमांक है देखिए तीनों का समान है, ऊपर जो है परमाणु भार है तीनों का भिन्न है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए संभारिक क्या है, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इन्हें आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न स्थानों पर रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 1H3 है या 2H यानी कि हाइड्रोजन है, ये हीलियम है। ठीक ना, तो इनका देखिए परमाणु क्रमांक देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों का असमान यानी कि भिन्न भिन्न है। लेकिन परमाणु भार देखिए इसका भी 3 है, इसका भी 3, दोनों का समान है। जैसे 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 14। ठीक ना, यानी कि देखिए इसका जो परमाणु क्रमांक 6 है, इसका 7 है और इसका भार देखिए 14, इसका भी 14 है। ठीक है, तो इसका परमाणु भार क्या है, समान होगा। ठीक, सम न्यूट्रॉनिक देखिए ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इनके लिए परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A दोनों भिन्न भिन्न होते हैं परंतु A-Z के मान समान होते हैं, यानी कि जो A से Z के मान होते हैं वो समान होते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 1H3 व 2He4 3Li7 व 4B9 आदि। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है, सम न्यूट्रॉनिक में क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी कि यहाँ पर देखिए जब हम लोग न्यूट्रॉन निकालते हैं तो इसका हम लोग क्या करते हैं, माइनस घटा देते हैं। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए बराबर आता है। तो ये एग्जाम्पल में आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, इस प्रकार से एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलें। ये तो आप लोग बार बार ये पढ़ चुके होंगे, सम न्यूट्रॉनिक संभारिक की कक्षा 10 से ही पढ़ाया जाता है, 10 से 11 से बार बार ये क्वेश्चन आने लगते हैं। ठीक ना, विशेषताएं देखिए, विशेषताएं पूछा था, सम न्यूट्रॉनिक समस्थानिक और संभारिक का विशेषता लिखिए। तो विशेषताएं देखिए, समस्थानिक की विशेषता यहाँ पर देखिए, पहले इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। इनके जो भौतिक गुण होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं और जो रासायनिक गुण होते हैं समान होते हैं। दूसरे पॉइंट है, एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने से इनकी नाभिकीय संरचना भिन्न भिन्न होती है। ठीक ना, जो ये होते हैं समस्थानिक, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। ठीक ना, और इनसे जो नाभिकों की संरचना होती है भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जो संभारिक की विशेषताएं, परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण वे आवर्त तालिका में इनका स्थान भिन्न भिन्न होता है। ठीक ना, जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न होने का, इनका जो परमाणु क्रमांक होता है भिन्न होता है और जो भार होता है समान होता है। तो परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण वे आवर्त तालिका में इनका जो स्थान होता है वो भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग जगह होता है। ठीक है, संभारिक
के भौतिक रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जो इनका जो भौतिक या रासायनिक गुण होता है संभारिक का, वो भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक ना। समन्यूट्रॉनिक की विशेषता देखिए, समन्यूट्रॉनिक की विशेषताएं, इनका परमाणु क्रमांक Z व द्रव्यमान संख्या A दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक ना। यानी कि जो इनका परमाणु क्रमांक है वो भी भिन्न होता है और इनका जो द्रव्यमान संख्या वो भी भिन्न होता है, ठीक है। और विभिन्न तत्वों के परमाणु होने के कारण इनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। इन विभिन्न तत्वों के जो होते हैं, जो परमाणु होने के कारण इनके जो रासायनिक गुण होते हैं ये भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, 50 मिनट की वीडियो चली गई, ठीक ना। लगातार 1 घंटा से कोई बोल रहा है, मतलब मैं बोल रहा हूँ लगातार 1 घंटा से आप लोग को समझाया जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, मतलब मेरा मुंह भी दुखने लगा है, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग को देखिए पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि 7460012763 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करिए, कांटेक्ट करिए, कॉल करिए, लेकिन आप लोग पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। जो आप लोग को पीडीएफ मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको पीडीएफ लेने का फायदा ये है कि आपकी समय बचेगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकेंगे। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा आप लोग वीडियो में देख करके समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। आज मतलब ये सेट जो था आपका सेट 2 खत्म हो गया, अब सेट नंबर 3 लेकर आएंगे, ठीक ना, जल्दी ही लेकर आएंगे। आप लोग का प्यार बना रहे मेरे लिए, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो। को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।